नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या कार्य या कौन सी चीज़ों का दान, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली जब आप समझेंगे अभी कि ये कार्य आप सभी जीवन भर करते रहते हैं, मगर सभी में से कुछ पर्टिकुलर कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने हैं, वो करेंगे तो उससे आपके जो प्लैनेट कुंडली के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुखों की प्राप्ति, लाभ, धन, स्थिति का आदि दे सकते थे, वो देने से वंचित हो जाएँगे या पूरी तरह से अपना फल नहीं दे पाएँगे। अब आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप इन चीज़ों का दान जो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग मना की गई हैं, करेंगे, तो उससे आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी। अब ऐसे में आपको ये लगेगा कि मेरा शायद ये प्लैनेट खराब है और आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि कई बार तो आप रेमेडी गलत कर देते हैं। जैसे कि कमेंट्स के अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपने वीडियो देखी और उस तरह वीडियो को अकॉर्डिंग आपने समझा कि मेरे जो वीनस है वो इस हाउस में प्लेस्ड है, तो ये रेमेडी करके ये ठीक हो जाएगा। मगर हर रेमेडी जो भी की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू वर्षफल की जाएगी। ये बात हमेशा समझ लीजिए। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ लेनी है तो निश्चित तौर पर आपको अपने वर्षफल के अकॉर्डिंग चलना होगा। अदरवाइज अगर आप केवल लगन चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें फॉलो करते हैं तो उससे भी ग्रेजुअली आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के कि आपका जो लगन कुंडली है और जो वर्षफल है, दोनों का कॉम्बिनेशन से जब आप रेमेडीज करेंगे, प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको लाइफ के अंदर चेंज आता महसूस होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन से कार्य आपको जीवन में नहीं करने, अगर ये करेंगे तो उपाय भी काम नहीं करेंगे, और गलती से उपाय सही कर लिया तो काम नहीं करेगा और उपाय गलत कर लिया तो और ज्यादा उल्टे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर एक, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी लगन कुंडली, अब लगन कुंडली ये है, लगन कुंडली के अंदर कौन से ग्रह उच्च की स्थिति में है, कौन से ग्रह नीच की स्थिति में है। अब इसको कैसे समझेंगे? ये आपकी कुंडली है। अब यहाँ पर ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में अभी आपके पास जो चार्ट है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला चार्ट है। यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो सकती है। हम दोनों की बात करेंगे आज। हमेशा कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं, मगर आज दोनों हिसाब से चेक करेंगे। अब यहाँ पर ये किसी का चार्ट है। यहाँ पर सपोज कीजिए तुला राशि है। अब यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पर लगन भाव में उच्च के हो गए। अब आपको शनि संबंधित आइटम जो हैं उसका दान कभी किसी को नहीं करना, यानी कि किसी को गिफ्ट नहीं करना। करेंगे तो जो शनि आपका उच्च की स्थिति में था वो अपने शुभ परिणाम नहीं देगा। अब यहाँ पर इस बात को भी समझना है कि ये शनि जो है, आपने देखा कि आपका शनि तुला राशि में है मगर उच्च की स्थिति में दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर ये नुकसान भी दे सकता है। अब इसके लिए हमने शनि प्रथम भाव के वीडियो में जब बात करी थी तो बताया था कि शनि या जितने भी प्लैनेट्स की बात करी है, तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ लीजिए कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, वो शुभ परिणाम भी दे सकता है और अशुभ परिणाम भी दे सकता है। ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि शनि 6th हाउस में है, मेरा शनि खराब है, फर्स्ट हाउस में शनि खराब है, तो आपने केवल प्लेसमेंट को चेक नहीं करना, अदर रूल भी अप्लाई करके देखने हैं। अब किसी का शनि जो है आपका बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ में है, मगर सूर्य यहाँ पे आ गया या मंगल आ गया तो वहां शनि खराब हो जाएगा। इसी तरह राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, सूर्य कहीं भी हो उसके फलों को खराब करेगा, सूर्य को ग्रहण लगाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको पर्टिकुलर जब इन हमने पिछली वीडियो में बात करी थी तो समझाया था, तो वहां पे इतना डिटेल में समझाया है कि अगर आप ध्यान से एक या दो बार उनको समझेंगे, नोट करेंगे, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा सा ऐसा समझेंगे कि अगर प्रथम भाव में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कौन से नंबर की राशि आती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1 नंबर है, क्योंकि पहला घर है। अब 1 नंबर की राशि आती है तो यहाँ के जो मालिक हैं, ऑनर है, वो कौन है? मंगल।
और मेष राशि में उच्च का ग्रह सूर्य। अब अगर कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में बैठा है, ये मंगल बैठा है, तो मंगल स्वराशि का कहलाएगा। बेशक किसी राशि में बैठा हो, मगर वो इनडायरेक्टली अपनी राशि में बैठा है, अपने पक्के घर में बैठा है, तो यहाँ पर उसके फलों को आप चेंज नहीं कर सकते। ये ग्रह फल का हो गया, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मंगल की चीजों का दान करना, मंगल अगर बैठा है, इसी तरह सूर्य की चीजों का दान करना उनको कमजोर करेगा। जो ग्रह आपके अच्छे हैं और शुभ स्थिति में हैं, दोनों बात को ध्यान से समझिएगा। जो ग्रह अच्छे हैं और शुभ स्थिति में हैं, शनि यहाँ पर तुला राशि में अगर बैठा है और शुभ स्थिति में है, तब शनि यहाँ बैठा है तुला राशि में मगर अशुभ स्थिति में है और वो अपने बुरे परिणाम दे रहा है। अब बुरे परिणाम कैसे देगा? मंगल को और सूर्य को पीड़ित करेगा प्रथम भाव में बैठकर, उनका एनिमी है। सूर्य क्या है? हमारा मान सम्मान। मंगल क्या है? क्रोध, तो गुस्सा ज्यादा देगा, जातक को अहंकारी बना देगा। जिस साल वर्ष फल में शनि प्रथम भाव में आएगा, उस साल गुस्सा ज्यादा देगा, मान सम्मान को नुकसान पहुंचेगा, बॉस के साथ थोड़ा सा नोकझोंक देखने को मिलेगी, या अपने से सीनियर के साथ, या व्यापार करते हैं तो अपने से जो बड़े लेवल के लोग हैं इनके साथ आप करते हैं, उनके साथ संबंधों में खराबी पैदा करेगा, हेल्थ इशू देगा। अब इस तरह की अगर समस्या आ रही है तो देन आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो समझना ये होगा। तो अगर कोई प्लैनेट उच्च की स्थिति में है या अपनी सौ राशि में है, चाहे काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, चाहे वो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली के अकॉर्डिंग, किसी भी हिसाब से है, तो उससे संबंधित चीजों का दान नहीं करना। तो ये लगन चार्ट में आप चेक कर लेंगे कि कोई भी प्लैनेट अब उच्च या नीच की स्थिति के बारे में आपको पहले से पता है। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो बताया था, और जनरली जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो इतनी चीजों से तो अपडेट होती है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस में नीच का होता है। जिनको फिर भी नहीं मालूम, वो प्ले लिस्ट में जाकर स्टार्टिंग की वीडियो में समझ सकते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ग्रह उच्च की स्थिति में है कुंडली में, उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, अपना फल पूर्ण रूप से देने को स्वतंत्र है, यानी कि उस कुंडली वाले को वो पूरी तरह से अपना रिजल्ट अच्छा देगा, उसकी चीजों का दान कभी नहीं करना। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट वर्ष फल में भी अप्लाई करना है कि वर्ष फल के अंदर अगर प्लैनेट कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग अपने उच्च वाले भाव में आ जाएं, जैसे मंगल प्रथम भाव, सूर्य प्रथम भाव में आ जाएं, या मंगल में आ जाएं, मंगल 10th हाउस में आ जाएं, शनि 7th हाउस में आ जाएं, शनि 10th हाउस में आ जाएं, मून 2nd हाउस में आ जाए, मून 4th हाउस में आ जाए, जैसा अभी आगे बताए, तो इनका दान नहीं करना। जो अब यहाँ पर मंगल और सूर्य 3rd हाउस में अपनी राशि या उच्च के हों, अब तीसरे घर में मंगल या सूर्य बैठे हों, काफी शुभ परिणाम देते हैं। मगर तीसरे घर में मंगल भी है या सूर्य कोई भी हो, अपनी राशि में हो या अपनी उच्च के राशि में हो, मंगल की अपनी राशि कौन सी है? मेष राशि, और वृश्चिक राशि। उच्च की कौन सी है? मकर राशि। तो मंगल इन तीनों में से कोई राशि में हो और सूर्य सिंह राशि या मेष राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। मिठाई क्या है? मार्स, मंगल। तो ऐसे में मंगल कमजोर होगा। सूर्य भी यहाँ बैठा है तो क्यों अच्छा है? क्योंकि ये मंगल का घर है। बेशक यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती हो, मगर साहस पराक्रम का भाव है, तो मंगल का यहाँ पर कंट्रोल माना गया है। यहाँ पर बुध कमजोर हो जाता है, बुध को खराब कर देता है। बुध अगर तीसरे घर बैठ गया तो बहुत खराब फल देता है, जबकि 3 नंबर की राशि उससे खुद की अपनी है। तो ये अकेला ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में बैठकर खराब फल देता है। क्यों देता है? बिकॉज ऑफ मंगल कंट्रोल। मंगल क्योंकि कारक है, कारक जो है वो उस घर के मालिक, और कारक दो चीजें होती हैं। जो कारक है उसका ज्यादा प्रभाव रहेगा हमेशा। तो कारक को जो है आपने कंसिडर करना है, साहस पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर सूर्य मंगल हो तो मिठाई बांटने से दिक्कत आएगी। अब सेकंड क्या है? मंगल 6th हाउस, मंगल 6th हाउस में हो। 6th हाउस किसका है? बुध और केतु। केतु कारक है, बुध इस घर के लॉर्ड है, 6 नंबर की राशि है। मंगल यहाँ बैठ जाएंगे तो दोनों के एनिमी है। तो यहाँ पर बुध को भी खराब करेंगे और केतु को भी डैमेज करेंगे। केतु तो कट्टर शत्रु है।
अब केतु को डैमेज करेंगे तो मंगल 6th हाउस में बैठ के क्या खराब परिणाम देते हैं, जातक को गुस्से वाला ज्यादा बनाते हैं, जातक को के मामा को तकलीफ आती है, मामा की हालत खराब रहती है, ऐसे बच्चे की पैदाइश के बाद मामा की हालत खराब होती चली जाती है, संबंध भी अच्छे नहीं रहते, साथ ही औलाद को भी कष्ट आता है। तो यहाँ पर मंगल 6 के लिए क्या क्या है कि औलाद की पैदाइश पर मिठाई नहीं बांटें, मिठाई बांटेंगे तो मंगल स्ट्रांग होगा, केतु कमजोर होगा, तो यहाँ पर ऐसे कार्य ना करें। इसके अलावा शनि 7th हाउस या 10th हाउस में हो। अब देखिए शनि 7th हाउस में जब होता है तो 7th हाउस किसका है, शुक्र का, 7 नंबर की राशि है, इस घर के कारक क्या है, बुध मरकरी, दोनों मित्र हैं। तो अपने मित्र के घर में शनिदेव उच्च की स्थिति में आते हैं। शनि तुला राशि में क्यों उच्च के होते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों इस घर पे कंट्रोल करते हैं, शनि यहाँ उच्च के होते हैं। इसी तरह 10th हाउस शनि का फेवरेट हाउस है। अब 10th हाउस कर्म भाव है, 10th हाउस के कारक और ऑनर दोनों शनिदेव खुद ही हैं, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं 10th हाउस में बैठकर। अब ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जीवन में कॉकटेल पार्टी यानी कि शराब का दान नहीं करना चाहिए। अब शराब का दान जनरली वैसे तो हम करते नहीं है, मगर शराब का दान हम इनडायरेक्टली किस रूप में करते हैं, किसी को दावत देना, कॉकटेल पार्टी कराना। तो जनरली होता क्या है ना कि कई लोग आपस में मिलके कि आज मैं आप सबको दावत दूंगा, कॉकटेल पार्टी दूं, ऐसे कार्य करेंगे तो उनका शनि जो है वो कमजोर होगा, जो काफी लाभ दे सकता था वो अपना लाभ, उसके लाभ में कमी आ जाएगी। इसी तरह शुक्र 7th हाउस में, अब शुक्र 7th हाउस में अगर तुला राशि का है, वैसे तो शुक्र 7th हाउस में हो तब भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, मगर अगर तुला राशि का हो तो विशेष तौर पर शुक्र से संबंधित चीजें, सेंट, परफ्यूम, डियो, कपड़े, इस तरह की चीजों का, फूल फ्लावर, इस तरह की चीजों का दान जातक को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अब एक बात ध्यान समझ लीजिएगा कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर किसी को नहीं करना, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये मैं अपने जो वाइफ है ये अपने ब्रदर को या मदर फादर को गिफ्ट करूं या ना करूं, वहां पे कर सकते हैं, केवल आपने फैमिली के अलावा आउटसाइडर को नहीं करना। मून 2nd हाउस या 4th हाउस, चंद्रमा 2nd हाउस में उच्च की स्थिति में आ जाते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। 4th हाउस के अंदर शनि की तरह ही 4th हाउस में चंद्रमा का दोनों तरह से कंट्रोल है, कारक भी हैं और मालिक भी हैं। अब ऐसे में चंद्रमा यहां बैठकर एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। ऐसा जातक जितना पैसा खर्च करता है उतना पैसा उसके पास आता है। कहा गया है कि खर्च करने से बढ़ने वाला आमदनी का दरिया। तो मेरे हिसाब से दिस इज एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मून, जिसके चार्ट में चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव में है, समझ लो बहुत अच्छा। हालांकि ऐसे जातक का मन किसी न किसी कारण से हमेशा परेशान रहता है, अपनी फैमिली के प्रति बड़ा डिवोटी होता है, मगर पैसे के मामले में बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को एक आदत ये भी होती है कि इनको कोई सामान लाने के लिए भेजा जाता है तो जनरली ये सामान एक्सेस क्वांटिटी में लेके आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातक को खूब खुल के पैसा खर्च करना चाहिए, जितना हाथ रोकेगा पैसा भी आना कम हो जाएगा। तो चंद्रमा का एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। अब ऐसे लोगों को दूध, चावल, चांदी, जो चंद्रमा की कारक चीजें हैं, इनका दान कभी नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि दूध चावल का तो यूजुअली दान हम नहीं करते हैं, मगर कब कर देते हैं कि जैसे बाहर पब्लिक के अंदर चावलों से संबंधित कोई चीज बंटवा दी या दूध से संबंधित कोई चीज बंटवा दी, नहीं करना चाहिए। चांदी किसी को गिफ्ट नहीं करनी, चांदी का जनरली हम काफी गिफ्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। मंदिर में कर दें कोई दिक्कत नहीं है, आम पब्लिक को नहीं करना। 2nd हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड है तब भी सेम आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है, दान नहीं करना। बुध मरकरी अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है अकेला और उस पे 2nd हाउस से किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, जैसे मंगल, केतु, बृहस्पति, तो ये सब क्या है, शत्रु ग्रह, इनकी दृष्टि ना हो, तब ऐसे में मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर मरकरी से संबंधित आदमी नौकरी भी करे
तो उसमें काफी लाभ मिलता है। अब यहाँ पर 6th और 7th, मरकरी 6th हाउस में के मालिक हैं और 7th हाउस का आपको भी पता है कि कारक हैं। तो ऐसे में पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आदि का दान जातक को कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बृहस्पति 4th हाउस और 9th हाउस, ये दोनों प्लेसमेंट एक्सीलेंट है। 4th हाउस में 4 नंबर की राशि में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। बेशक आपके चार्ट में बृहस्पति देव या किसी नंबर की राशि में बैठे हो, मगर 4th हाउस में बैठे हैं तो वो अपनी उच्च की स्थिति में अवश्य हैं, ये मान के चलिएगा। अब अगर आपके चार्ट में बृहस्पति नेचुरली 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, क्योंकि आपका चार्ट अगर मेष लगन का है तो यहाँ पे 4 नंबर की राशि में बृहस्पति देव आ जाएंगे। अगर किसी और लगन का भी है और मित्र राशि में बैठे हैं, 4th हाउस में मित्र राशि में बैठे हैं, तब ऐसे में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि अपने फेवरेट हाउस में है जहां पे वो उच्च के होते हैं और अपने मित्र की राशि में है। कहीं गलती से अपनी राशि में हो गए या मेष राशि या मेष लगन में अगर बैठे हो गए तो यहाँ पर नेचुरल जो वैदिक के हिसाब से भी राशि पड़ेगी, 4 नंबर पड़ेगी, तो बृहस्पति देव काफी उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। अगर 10th हाउस खाली है तो यहाँ पर बृहस्पति देव सोए हुए हो जाते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे बृहस्पति उच्च के होकर फल नहीं दे रहे, तो ऐसे जातक का भाग्योदय 44 वर्ष की आयु के बाद होता है, ये बात आप मान के चलिएगा। तो अगर बृहस्पति देव 4th हाउस में है या 9th हाउस में है और अच्छी पोजीशन में है, उन पे कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे में बृहस्पति देव से संबंधित चीजों का दान, नेवर डोनेट बुक्स, क्योंकि बृहस्पति देव क्या है, ज्ञान के कारक। तो यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित बुक्स, यानी कि बुक्स जो होगी ज्ञान बांटती हैं, तो ज्ञान जिसके माध्यम से प्राप्त होता है और उसके बाद हम बांटते भी हैं, तो ऐसे में बृहस्पति संबंधी चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य कुंडली के अगर लगन भाव में है तो उच्च की स्थिति में आते हैं, तो ऐसे में सूर्य संबंधित चीजें, गेहूं, गुड़, तांबा आदि का दान कभी नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी जो प्रिकॉशन है, ये लाइफ के अंदर हमें काफी ज्यादा लाभ भी देती हैं और परेशानियों से बचाव भी देती हैं। तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैरिड की शादी के लिए जो है कौन सा समय उपयुक्त है, उसके लिए क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए, अगर विवाह में दिक्कत आ रही है क्या उसके पीछे कारण हो सकते हैं, कैसे आप चेक करें, अगर गुण मिलान करें तो वो किस तरह से करें। क्योंकि जनरली हमें एक ही बात पता थी कि 36 में से 18 गुण या उससे ज़्यादा मिल जाएं तो ठीक है, या दूसरी बात क्या कि लड़का लड़की दोनों मांगलिक हों, मगर ये सारी बातें ही गलत हैं। केवल अगर इनके आधार पर आप शादी करते हैं तो बहुत सारी शादियां हमने 2, 4, 6 महीने के अंदर ही कोर्ट कचहरी में खड़े होते हुए देखा है। तो एग्जैक्टली गुण मिलान या कुंडली मिलान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और रेमेडीज कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।